डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने सिंप्लीफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया था। अब हमें वर्ड प्रॉब्लम पे चलना था, तो हम लोग अब वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहली बात ये आती है कि वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते कैसे हैं। वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड होल क्वेश्चन केयरफुली। आपको पूरे क्वेश्चन को बहुत ही सावधानीपूर्वक पढ़ना पड़ता है। इसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है उसको सपोज करना चाहिए और फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वेशन फॉर्म करना चाहिए। इक्वल है उसमें गिवन है, उसको इक्वेट करेंगे। उसको इक्वेट करेंगे तो क्या होगा, इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा और जो भी इक्वेशन बनेगा उस इक्वेशन को फिर अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए या लीनियर इक्वेशन जो भी है उसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर जो हम क्वेश्चंस करेंगे वर्ड प्रॉब्लम, उसमें जो भी क्वेश्चंस बनेंगे उसमें क्या होगा, वहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होंगे और उन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या है कि 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 hours 36 minutes. The tap of larger diameter takes 8 hours less than the smaller one. Fill the tank separately. Find the time at which each the tap can separately fill the tank. अब आपने क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लिया। मैं क्वेश्चन को हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ। दो टैप हैं जो एक टैंक को फिलअप करने के लिए लगाए हुए हैं। एक लार्जर डायमीटर का टैप है और एक स्मॉलर डायमीटर का टैप है। एक लार्जर डायमीटर का टैप है, सपोज करो ये जो टैप है हमारा वो थोड़ा लार्जर डायमीटर वाला टैप है, ये यहाँ से पानी निकल रहा है, और एक टैप है वो स्मॉलर डायमीटर का टैप है, यहाँ से ऐसे। ये भी टैंक को फिल करने के लिए लगाया हुआ है और ये भी टैंक को फिल करने के लिए लगाया हुआ है। ये दो टैप हैं, इससे भी वाटर बाहर आ रहा है, इससे भी वाटर बाहर आ रहा है। तो इसमें ये बोला जा रहा है कि जो लार्जर डायमीटर टैप है वो स्मॉलर डायमीटर टैप से 8 hours लेस टाइम लेता है। मीन्स अगर हम तो सबसे पहला काम हमने क्वेश्चन को पढ़ना था, हमने ठीक से पढ़ लिया, क्वेश्चन को समझ लिया। क्वेश्चन में जो गिवन था, पहला गिवन था कि ये 8 hours लेस टाइम लेता है इसे कंपेरिजन में। दूसरा ये भी गिवन है कि दोनों अगर एक साथ ओपन किए जाए तो 9 hours 36 minutes में टैप फिलअप हो जाता है। अब इस क्वेश्चन के हेल्प से हम यहाँ 2 से 3 क्वेश्चन सीखने वाले हैं, इसलिए बहुत ही केयरफुली ध्यान से सुनना। जब भी टैप एंड टैंक्स वाले क्वेश्चन होंगे या टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन होंगे, उन सारे क्वेश्चंस में हम 1 hour का कंसेप्ट, 1 day का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। 1 day मीन्स और 1 hour मीन्स कि हम यहाँ पर वर्क को निकालते हैं या फिर कहें कि टैंक में फिल हो रहे पार्ट को निकालते हैं और उन पार्ट के हेल्प से हम इक्वेशन को फॉर्म करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहला काम क्या करते हैं कि जो फाइंड आउट करना है उसको सपोज करते हैं। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द टाइम एट विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक, कि अलग अलग ये दोनों टैप कितने टाइम में टैंक को फिलअप करेंगे। तो हमने सपोज किया कि लेट लार्जर डायमीटर टैप, लार्जर डायमीटर टैप fill the tank in x hour। लार्जर डायमीटर टैप कितना लेता है टाइम, x hour लेता है। तो स्मॉलर डायमीटर टैप कितना लगेगा, स्मॉलर डायमीटर टैप फिल द टैंक इन x + 8 hour, क्योंकि ये स्मॉलर डायमीटर टैप 8 hour मोर लेता है। आपको पता है, ऑब्वियस है कि इसका क्रॉस सेक्शन क्या है, कम है, इसका क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है। ये टाइम क्या लेगा, ज़्यादा लेगा और ये कम लेगा। ठीक है, हमने यहाँ तक सपोज कर लिया। यहाँ तक आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। सबसे पहला काम सपोज करना था, हमने कर लिया। अब हम क्या इक्वेट करें, कैसे एक्सप्रेशन लें। तो हमें पता है
कि 1 आवर में जितना ये फिलअप करेगा ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और 1 आवर में कितना फिलअप करेगा ये फाइंड आउट कर सकते हैं। इन दोनों ने 1 आवर में कितना फिलअप किया ये यहाँ से फाइंड आउट हो सकता है। तो हम क्यों ना ऐसा करें कि इसका 1 आवर में कितना इसने फिलअप किया वो निकालें, और 1 आवर में इसने कितना फिलअप किया वो निकालें। उन दोनों को जब प्लस करेंगे तो वो 1 आवर में कितना फिलअप होता है वो इसके यहाँ से जो निकालेंगे उस पार्ट के हम इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि दोनों मिलकर के इतने आवर में पूरा टैंक फिलअप करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि ये लार्जर डायमीटर टैप 1 आवर में कितना फिलअप करेगा। ठीक है, हम क्या करेंगे इसमें यहाँ डिवाइड कर लेते हैं और अलग अलग पार्ट में ऐसे करते हैं। देखिए तो सबसे पहले लार्जर डायमीटर टैप कितना लेता है 1 आवर में कितना फिलअप करता है। ठीक है, तो लार्जर डायमीटर टैप में थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूँ ऐसे, टैप इन 1 आवर कितना फिलअप करेगा बताइए। 1 आवर फिल कितना पार्ट फिलअप करेगा 1 आवर में, क्योंकि ये x आवर में पूरा टैंक फिल करता है। आप किसी काम को 4 डेज में करते हो तो 1 डेज में उस काम का कितना पार्ट कंप्लीट करोगे, 1/4 पार्ट। आप किसी काम को 4 डेज में कंप्लीट करते हो तो 1 डेज में कितना काम कंप्लीट करोगे, उस काम का 4th पार्ट करोगे, यानी 1/4। तो जितना भी हमारा डेज लगता है अगर उसको रेसिप्रोकल करते हैं तो पार्ट बन जाता है, वो वर्क बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लार्जर डायमीटर टैप 1 आवर में कितना फिलअप करेगा, तो 1/x पार्ट करेगा, बिकॉज वो x आवर में पूरा टैंक फिलअप करता है। ठीक, उसी तरह से स्मॉलर डायमीटर टैप इन 1 आवर कितना फिलअप करेगा 1/x + 8 पार्ट, बिकॉज वो x + 8 डेज में पूरा फिलअप करता है। ठीक है, तो हमने डेज को पार्ट में बना लिया, दोनों मिलकर के बोथ टैप इन 1 आवर कितना फिलअप करेंगे, 1 आवर कितना फिलअप करेंगे बताइए। तो 1 आवर में ये 1/x पार्ट और ये 1/x + 8 पार्ट, तो दोनों को क्या करेंगे हम लोग, प्लस करेंगे। तो 1/x + 1/x + 8 दोनों मिलकर के 1 घंटे में इतना पार्ट करेंगे। बट अब देखो मैंने कहा था ना कि एक्सप्रेशन मिलेंगे, एक्सप्रेशन को इक्वेट करना होगा। अब मैं किससे इक्वेट करूं इससे, ताकि हमें इक्वेशन मिले, क्योंकि हमें तो इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, किससे इसको इक्वेट करें। हमने निकाला क्या है कि दोनों बोथ टैप इन 1 आवर कितना पार्ट फिलअप करेंगे, ये निकाला है हमने। अब हमारे पास एक गिवन है कि दोनों मिलकर के टैंक को 9 आवर 36 मिनट में फिलअप करते हैं। हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे यहां से कि 9 आवर 36 मिनट बोथ टैप, ये हमारे पास गिवन है ना, बोथ टैप fill the tank in 9 hour 36 minute और 9 hour plus 36/60 आर, और ये हो गया 6 और ये 10, 3 और ये 5 मीन्स 9 + 3/5 और 48/5। आई थिंक यहाँ कोई डाउट नहीं होगा। दोनों मिलके 48/5 आवर में पूरा टैंक फिल करते हैं। तो बोथ टैप इन 1 आवर, 1 आवर में कितना फिलअप करेंगे, क्योंकि हमने वहां पे क्या निकाला है, 1 आवर का ही निकाला है। तो 1 आवर में कितना फिलअप करेंगे, तो 48/5 है, तो ये 5/48 हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। मैंने सिखाया था ना अभी कि जब भी आपको डेज को या टाइम हो, कोई भी अगर टाइम गिवन हो, डेज हो या आवर हो, उसको अगर पार्ट में बदलना है तो हम क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। हमने वहां पे ये निकाला था
कि दोनों 1 आवर में कितना करते हैं फिलअप ये, लेकिन अब कितना हमें मालूम है ये, तो दोनों को इक्वेट करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो 1/x, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ ताकि यहीं पर सॉल्व हो जाए। 1/x प्लस 1/x प्लस 8 इक्वल टू कितना आया है आपका 5/48। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम था सपोज करना, कर लिया। इसके बाद क्या काम था, एक्सप्रेशन फॉर्म करना, एक्सप्रेशन फॉर्म किया। तीसरा काम क्या था, इक्वेट करना, इक्वेट कर लिया। इक्वेशन आपके सामने है, सिंप्लीफाई करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए लेंगे हम लोग एलसीएम। एलसीएम लिया, कितना हो गया देखिए यहाँ पर x इंटू एक्स प्लस 8, ठीक है। और यहाँ से डिवाइड करेंगे x से तो ये आएगा x प्लस 8, तो x प्लस 8 को 1 से मल्टीप्लाई करके यही आना है। फिर x प्लस 8 से डिवाइड करेंगे तो x आएगा प्लस x हो गया, इक्वल टू 5/48। ठीक है, कोई डाउट? तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद तो क्या होगा, 2x प्लस 8 है ये, 2x प्लस 8 अपॉन ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आएगा बेटा x² प्लस 8x, ठीक है, इक्वल टू, और यहाँ पे कितना है आपका 5/48, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो 48 इंटू आएगा ना बेटा, ये देखो इम्प्लाइज का साइन देते जाएंगे। 48 जो कितना होता है 96, कितना होता है 96x प्लस कितना आएगा 8 8 जा 64, 8 4 जा 32 और 6 384, है ना। 8 4 जा 32 हो गया और 8 8 जा 64 था 6 32 384, और इक्वल टू कितना हो जाएगा 5x² प्लस 40x, यही होगा ना। सिंप्लीफाई करिए आगे तो 90, अब कितना आपका 5x² अपनी जगह पे रहेगा, देखो 5x² अपनी प्लेस पर है, और मैं इस 96 को उधर लेकर गया तो कितना आएगा, माइनस का 96 आएगा और प्लस का 40 आएगा, तो माइनस का 56x बन जाएगा, ठीक है, और ये माइनस का 384 इक्वल टू 0। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, सिंप्लीफाई, कितना कितना लेंगे, मतलब इसको आपको ब्रेक करना है। तो जब 384 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे और उसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या आता है, देखो 3 मैं यहाँ पे आपके लिए कर रहा हूँ, बाकी आप समझदार हैं, आपको आता है फैक्टराइज करना, ठीक है। मैं डायरेक्टली यहाँ 2 से देखें तो कितना होगा, देखिए 19 और 192 इंटू 5, फिर करिए 2 से, ये होगा 96 इंटू 5, फिर 2 से 48 इंटू 5, ठीक है, फिर 2 से 24 इंटू 5, फिर 2 से 12 इंटू 5, फिर 2 से 6 इंटू 5, और फिर 2 से 3 इंटू 5। अब तो करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये सारे प्राइम नंबर हो चुके हैं, प्राइम फैक्टर हो चुका है। आपको चेक करना है कि कैसे फैक्टर्स बनाए कि उनका प्रोडक्ट करने पर तो 5 इंटू 3 इंटू 4 आ जाए और प्लस माइनस करने पे 56 आ जाए। मैं देखता हूँ यहाँ पे कि 4 5, हाँ कितना बन रहा है, आप भी इसको चेक करना। बन रहा है आपका 16 5 जा 80 और 8 3 24, 80 एंड 24, ओके। 80 माइनस 24 56 होता है और मल्टीप्लाई करने पे इनका प्रोडक्ट आता है, ठीक है। तो मैं कर रहा हूँ इसको 5x² माइनस 80x प्लस कितना, प्लस आ गया आपका 24x माइनस 384 इक्वल टू 0, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पे क्या कॉमन है, देखो बेटा 5x कॉमन है, 5x जब कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस 16, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या कॉमन है 24 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, देखो x माइनस
16 इक्वल टू 0। ठीक है, आगे चलते हम लोग, मैं इसको रब कर देता हूं। नेक्स्ट, अब क्या होगा, x माइनस 16 दोनों में कॉमन है, हमने क्या किया, x माइनस 16 को कॉमन ले लिया और आपके पास क्या आया 5x प्लस 24 इक्वल टू 0। अब यहाँ से सॉल्व करना आपको सिखा रखा है मैंने कि दोनों को अलग अलग जीरो करेंगे तो x की वैल्यू क्या क्या मिलेगी बेटा, एक तो मिलेगी 16 और एक मिलेगी माइनस 24/5। पता है ना कैसे आया, जब इसको जीरो के इक्वल करेंगे तो 24 को ले जाएंगे राइट साइड में, -24 होगा और फिर 5 को हटाएंगे तो अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, तो दो वैल्यू मिल गई, बट जो टाइम होगा वो नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो ये जो है आपका रिजेक्ट हो जाएगा, रिजेक्टेड यहाँ लिख लेंगे, इसके लिए रिजेक्ट हो गया। तो x इक्वल टू 16 आवर मीन्स जो आपका लार्जर डायमीटर टैप है वो कितना आर लेता है, 16 आर लेता है, और स्मॉलर डायमीटर टैप कितना लेगा, फिर स्मॉलर डायमीटर टैप टेक्स कितना, x प्लस 8 था तो 16 प्लस 8 मीन्स 24 आवर। आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, बात समझ में आ गई। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और पढ़ते हैं। सबसे पहले, अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 54 किलोमीटर एंड देन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन द फर्स्ट स्पीड। फाइंड इफ इट टेक्स 3 आवर टू कंप्लीट द टोटल जर्नी, व्हाट इज इट्स फर्स्ट स्पीड। पहली स्पीड क्या थी, बाद की स्पीड क्या है, वही फाइंड आउट करना है आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन को ठीक से समझ लिया आपने। क्वेश्चन क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, सबसे पहले इसमें यह गिवन है कि आपकी जर्नी है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, पहले पार्ट में जो आपकी जर्नी है उसमें डिस्टेंस ट्रेवल कितना होता है 54 किलोमीटर, और दूसरे पार्ट में जो जर्नी है वो कवर होता है उसमें 63 किलोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो फर्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी है उसमें जो स्पीड है, जो भी समथिंग स्पीड है, हम उस स्पीड को x लेट कर लेते हैं। स्पीड को हमने क्या लेट किया, x लेट कर लिया कि हमारी स्पीड कितनी है x किलोमीटर पर आवर हमारी स्पीड है। ठीक है, तो पहले जर्नी में जो स्पीड है फर्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी में, दूसरे पार्ट ऑफ जर्नी में जो स्पीड है वो फर्स्ट वाले से 6 किलोमीटर पर आवर मोर है, तो इसमें हमारी स्पीड कितनी हो जाएगी x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर। आई थिंक बात समझ में आई है। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि आपको फर्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी में स्पीड है, ठीक है, और जो सेकंड पार्ट ऑफ जर्नी में स्पीड है, तो सेकंड पार्ट ऑफ जर्नी में जो स्पीड है वो फर्स्ट वाले से 6 मोर है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या था, मैंने क्या बताया था आपको कि जो फाइंड आउट करना है वो सपोज करना चाहिए, जो कि यहां सपोज कर लिया। यहां हम लिख लेते हैं कि लेट स्पीड इन फर्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी ऑफ जर्नी बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, पर आवर। तो नेक्स्ट पार्ट में क्या है, स्पीड इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी x प्लस 6। सबसे पहला काम सपोज करने का था, हमने कर लिया। अब क्या है कि जो टोटल टाइम लगता है दोनों
कंप्लीट जर्नी का वो लगता है 3 आवर्स। तो हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल टाइम निकालना पड़ेगा और इक्वेट करना पड़ेगा। चलिए टोटल टाइम निकालने के लिए पहले फर्स्ट पार्ट का टाइम निकालते हैं, फिर सेकंड पार्ट का टाइम निकालते हैं। फर्स्ट वाले पार्ट का टाइम को अगर हम लोग सपोज करते हैं कि इसमें लगा है हमारा कितना टाइम लगा है, इसमें सपोज किया कि हमारा टाइम लगा है t1, ठीक है, और सेकंड पार्ट में हमारा लगा है टाइम t2। तो कुल मिलाकर देखें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा जो टाइम होगा t1 प्लस t2 की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आवर। हमें इसी से अपना इक्वेशन फॉर्म करना, ये हमारे दिमाग में है। तो हम फर्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी के लिए टाइम निकाल रहे हैं, मीन्स t1 निकाल रहे हैं। तो टाइम t1 कितना होगा बताइए, टाइम t1 इक्वल टू क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है फर्स्ट जर्नी में, 54 किलोमीटर। कितना है डिस्टेंस, 54 किलोमीटर, 54 किलोमीटर, ठीक है। और डिस्टेंस ये है, स्पीड कितनी है आपकी, 1 किलोमीटर पर आवर, एक्स लिख दिया हमने। तो फर्स्ट जर्नी का टाइम मिल गया। अब आपको क्या निकालना है, सेकंड जर्नी का टाइम कितना होगा बताइए। यहां से t2 इक्वल टू कितना होगा, सेकंड जर्नी में डिस्टेंस कितना है 63 किलोमीटर, और आपका टाइम स्पीड कितनी है x प्लस 6 किलोमीटर। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दोनों को निकाल लिया हमने दोनों टाइम। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है आपके पास में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका टोटल टाइम 3 आवर है, मीन्स t1 प्लस t2 कितना है 3। तो यहां से क्या बन जाएगा आपका 54 अपॉन x प्लस 63 अपॉन x प्लस 6 इक्वल टू कितना आएगा 3। कोई डाउट हो तो बताइए, नो डाउट। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। क्या होगा, पहले एलसीएम लेंगे, है ना, और कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी कॉमन है नहीं। तो x इंटू एक्स प्लस 6 ये आपका एलसीएम हो गया, ठीक है। x से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा x प्लस 6, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 54 में, तो 54 इंटू कितना आ गया x प्लस 6, और यहाँ कितना आएगा 63 इंटू, जब x प्लस 6 से डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, इंटू क्या आएगा x इक्वल टू 3, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में चलिए आगे। तो 54 का मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 54x प्लस 6 का मल्टीप्लाई कीजिए, 6 4 जा 24, 2 और आ गया 324, कितना आ गया आपका 324, ठीक है, प्लस 63x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऊपर प्लस करेंगे तो कितना आएगा देखिए, ऊपर प्लस करेंगे तो आएगा 4 और 3 7 है ना, 6 और 5 11 117 प्लस 117x प्लस 324 इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर कितना आएगा 3x स्क्वायर प्लस 18x। बताइए अब ये किससे डिवाइड हो रहा है, कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप चेक कीजिए। पहले हम क्या करते हैं, इन सबको एक तरफ लिख लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म को बनाने के लिए। तो 3x स्क्वायर अपनी प्लेस पर है, इसको एज इट इज लिखा, ठीक है, प्लस 18 है, ये इधर से जाएगा तो कितना आएगा 99 बनेगा, 117 है, इधर गया अगर माइनस का 117 हो जाएगा, उसमें से 18 को प्लस करना है तो कितना बन जाएगा माइनस का 99x, और फिर कितना है आपका 324 है, ये आएगा माइनस का 324 इक्वल टू 0। 3 से टोटल थ्रू आउट डिवाइड कर देंगे कितना बनेगा देखिए, तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 33x, और यहाँ कितना आएगा 3 से डिवाइड कीजिए इसको, डिवाइड हो रहा है नहीं तो 3 से, 3 10 जा 30, 3 8 जा 108 इक्वल टू 0। अब आपके पास इक्वेशन फॉर्म होकर मिल गया और आपकी ड्यूटी क्या है इसको सॉल्व करने की। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इक्वेशन को याद रखना कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 33x माइनस 108।
एक्स स्क्वायर माइनस 33x माइनस 108 इक्वल टू 0। चलिए सॉल्व करें। अब देखो क्या फैक्टराइज होगा यहाँ पे, देखो आ रही बात समझ में, क्या क्या फैक्टराइजेशन करके हो सकता है। यहाँ पे 33 है और 108 है, 108 को फैक्टराइज करेंगे तो कितना बन सकता है, देखो 108 2 से कितना होगा 54, 2 से 27, 3 से कितना आ गया 9, 3 से कितना आ गया 3। आपको लाना है 33 और लाना है वहाँ मल्टीप्लाई करके 108। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो 4 9 जा 36 और क्या हो जाएगा 3, तो आ जाएगा यहाँ से आपका कितना एक्स स्क्वायर, कितना आएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 36x, ठीक है, माइनस कितना होगा 3x, 36x प्लस का 3x। तो ये दोनों मिलके बनाएंगे आपका क्या, माइनस का 33 बनाएंगे और माइनस 108, ठीक है, इक्वल टू 0। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग। यहाँ से क्या कॉमन है, देखिए x कॉमन है, x कॉमन लिया, x माइनस कितना आ जाएगा यहाँ पे 36, ठीक है, और यहाँ पे क्या कॉमन है 3, कितना आएगा x माइनस 36 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर x माइनस 36 बोथ में कॉमन है, तो हमने लिया x माइनस 36 कॉमन और आगे आपका x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर सिंप्लीफाई करेंगे आगे, आपको पता है कि इस बार इसको जीरो करना पड़ेगा, इस प्रोडक्ट को एक बार इस वाले फैक्टर को जीरो करना पड़ेगा, दूसरी बार इसको जीरो करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट क्या है जीरो है। तो इफ x माइनस 36 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 36 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आएगा, बोलिए 36 आएगा। और इफ x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आएगा माइनस का 3 आएगा। तो आपको पता है कि जो स्पीड है, सॉरी आपने x किसको माना था, स्पीड को माना था, तो जो स्पीड है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए ये पार्ट क्या हो गया रिजेक्टेड, ये रिजेक्ट कर दिया हमने, क्योंकि स्पीड नॉट बी नेगेटिव, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। सो स्पीड ऑफ या स्पीड इन फर्स्ट जर्नी क्या हो गया, यही निकालना था आपको 36 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सम स्टूडेंट्स प्लान्ड अ पिकनिक, द टोटल बजट फॉर फूड was ₹2000, but 5 students failed to attend the picnic, and thus the cost of food for each member increases by ₹20. How many students attend the picnic and how much did each students pay for the food? अब कुछ स्टूडेंट्स ने पिकनिक के लिए अपना प्लान किया, तो पिकनिक जा रहे थे, तो कुछ के पेरेंट्स ने मना कर दिया कि भाई आप लोग नहीं जा सकते। तो 5 स्टूडेंट्स थे, सॉरी कितना लिखा हुआ है इसमें, ये हाँ 5% लिखा हुआ है। 5 स्टूडेंट्स फेल टू अटेंड द पिकनिक, 5 स्टूडेंट को उनके पेरेंट्स ने मना कर दिया, तो 5 स्टूडेंट पिकनिक के लिए नहीं जा रहे हैं। तो अब क्या हुआ कि जो टोटल कॉस्ट थी वो तो कमेगी नहीं, आपने सब कुछ फिक्स कर रखा है कि इतना इतना यहाँ देना है जी पिकनिक में, तो वो तो फिक्स रह गया। तो क्या होगा, सब स्टूडेंट जो जितने भी स्टूडेंट्स जा रहे हैं बाकी पे चार्ज बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि हमें टोटल बजट तो पूरा करना है, मीट करना है टोटल बजट को, तो उन पे चार्जेस इंक्रीज हो गए, कितने ₹20। हाउ मैनी स्टूडेंट्स अटेंड द पिकनिक, कितने स्टूडेंट ने पिकनिक अटेंड किया और कितना उनका कॉस्ट पड़ा, ये निकालना है। तो हम यही सपोज करेंगे, जो फाइंड आउट करना है कि लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अटेंड द पिकनिक, let the number of student attend the picnic be x। हमने सपोज किया, सबसे पहला काम हमारा ये होता है सपोज करना, be x हमने सपोज कर लिया।
तो पर स्टूडेंट कॉस्ट कितनी आएगी? पर स्टूडेंट कॉस्ट, पर स्टूडेंट कॉस्ट, पर स्टूडेंट कॉस्ट। देखो टोटल कितना था बजट? टोटल बजट था आपका 2000 का, तो 2000 में x स्टूडेंट पे डिवाइड होना है, तो हमारा कॉस्ट कितना बन जाएगा? 2000 अपॉन कितना? x। होगा कि नहीं होगा बताइए? कैसे हुआ ये? आप लोग सपोज करो कि 500 टोटल आपका मनी है और 5 लोग जा रहे हैं, कितना पड़ेगा? 500 डिवाइडेड बाई 5, यही करोगे ना आप? बोलो। तो सिंपली वही सेम लॉजिक इस्तेमाल किया यहाँ पर कि 2000 टोटल कॉस्ट था, x स्टूडेंट थे, तो कितना पड़ेगा? 2000 अपॉन x, सिंपल। तो ये आपका पर स्टूडेंट कॉस्ट है और कितने स्टूडेंट जा रहे हैं ये है। तो अब आपको यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म करने के लिए क्या करना है? तो सेकंड केस में जाना है कि 5 स्टूडेंट्स ने पिकनिक में जाने से मना कर दिया, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट नाउ गोइंग पिकनिक, नाउ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अब कितने हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गो टू पिकनिक, जा रहे हैं जो स्टूडेंट गोइंग फॉर पिकनिक इज x माइनस 5। 5 स्टूडेंट हैं वो पिकनिक नहीं जा रहे हैं, तो x माइनस 5 हो गया। अब क्या बोल रहे हैं? उन 5 स्टूडेंट्स के नहीं जाने से जो कॉस्ट बढ़ा पर स्टूडेंट पे, वो कॉस्ट कितना बढ़ा है? 20। तो अब पर स्टूडेंट कॉस्ट कितना हो गया? देखो पर स्टूडेंट कॉस्ट, पर स्टूडेंट कॉस्ट, पर स्टूडेंट कॉस्ट निकालेंगे तो हमारा पहले कॉस्ट कितना था? 2000 अपॉन x था और इसमें 20 इंक्रीज कर देंगे, अब हमारा पर स्टूडेंट कॉस्ट हो गया ये। पहले स्टूडेंट जा रहे थे x, कॉस्ट था ये, अब स्टूडेंट है कितने? x माइनस 5 कॉस्ट है ये। लेकिन बजट टोटल तो वही है ना, मीन्स जो टोटल कॉस्ट लगना था 2000 वो तब भी लग रहा है, वो अब भी लग रहा है। तो हम जब इक्वेट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाएंगे तो क्या बनेगा? बताइए बताइए क्या बनेगा? कि जो आपका प्रोडक्ट है, मतलब हमारे स्टूडेंट कितने टोटल? x माइनस 5 है, x माइनस 5 स्टूडेंट्स हैं, और टोटल जो कॉस्ट है वो कितना है आपका? 2000 अपॉन x है और प्लस 20। इन दोनों का प्रोडक्ट जो टोटल बजट है आपका 2000 उसी के इक्वल होगा। बात समझ में आई कि नहीं? कैसे लिखा हमने कि अभी भी कॉस्ट कितना है? 2000, क्योंकि हमने जब स्टूडेंट्स कम हो गए तो हमने चार्ज को क्या 20 इंक्रीज कर दिया, तो टोटल चार्ज को कितना इंक्रीज करना पड़ा? 20 से। तो टोटल जो प्रोडक्ट है 2000 ही तो आएगा ना, क्योंकि हमें 2000 तो मेंटेन करना ही था। और एक क्वेश्चन में ही लिखा है कि जब हमने बजट को, जब हमने स्टूडेंट्स को कम किया तो बजट 20 से बढ़ गया, मतलब इनका टोटल प्रोडक्ट कितना है? 2000 आ रहा है हमारा, ठीक है। जैसे पहले कितना था? 2000 आ रहा था, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, इक्वेशन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। x से मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्टली इसमें, तो कितना आएगा? 2000 अपॉन x इंटू एक्स, तो कितना आएगा? 2000 आएगा। तो हमारा यहाँ आया 2000, फिर मल्टीप्लाई हुआ इसका 20 में 20x आ गया, फिर माइनस 5 का मल्टीप्लाई हुआ इसके, कितना आ गया? माइनस 10,000, माइनस 10,000 अपॉन x, और फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया माइनस का 100, और यहाँ कितना आ गया? 2000। 2000 को हम कैंसिल कर सकते हैं, इन सबका एलसीएम लेंगे नीचे, कितना आएगा? देखो x से मल्टीप्लाई होगा 20x स्क्वायर माइनस का 10,000, ठीक है, और माइनस का 100x अपॉन x इक्वल टू 0। x का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आया? 20x स्क्वायर माइनस 100x, और फिर क्या आया? माइनस 10,000 इक्वल टू 0। कोई डाउट? अब 20 से थ्रू डिवाइड करते थोड़ा छोटा हो जाएगा,
करिए डिवाइड, तो आपका आएगा x² माइनस 5x, और यहाँ कितना आएगा 500 माइनस 500 तो आएगा 25 जा 100 500 आएगा 500 इक्वल टू 0। आपके पास इक्वेशन मिल चुका है और आपको क्या करना है, इसको सॉल्व। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और उसको सॉल्व करते हैं। x² माइनस 5x माइनस 500, x² माइनस 5x माइनस 500 इक्वल टू 0। बताइए क्या फैक्टर बनेगा इसका, बताइए क्या फैक्टर बनेगा। 500 है, फैक्टराइज करेंगे तो कितना कितना हो जाएगा 500 का करें फैक्टराइज करके देख लेते हैं। हो गया, 20 हो गया, 4 हो गया, 2 × 2 हो गया। अब बताइए 500 कैसे आएगा, 5 5 जा 25 और ये हो जाएगा 20, यस 25 और 20, तो x² माइनस कितना आ गया 25x प्लस 20 माइनस 500 इक्वल टू 0। अब देखो क्या कॉमन है यहाँ पे, x कॉमन है, x कॉमन लिया हमने यहाँ पे, तो क्या बन गया x माइनस 25, ठीक है। और फिर हमने क्या कॉमन लिया, यहाँ पे क्या कॉमन लिया 20, तो क्या बन गया x माइनस 25 इक्वल टू 0। आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा आपको, बोलो। अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्या कॉमन है x माइनस 25, तो हमने क्या लिया कॉमन x माइनस 25, चलिए। और यहाँ क्या कितना आ गया आपका x प्लस 20 इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पता है कि x की दो वैल्यू मिलने वाली है, एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे। तो x माइनस 25 को 0 करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा, x इक्वल टू 25, और जब इसको 0 करके कितना मिलेगा माइनस का 20, तो माइनस के 20 नंबर ऑफ स्टूडेंट तो नहीं हो सकते, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नॉट बी नेगेटिव, तो माइनस 20 क्या हो गया इज रिजेक्टेड, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना आ गया आपका 25, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए, हमारा आंसर क्या हुआ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए आपके कितने 20, इतने स्टूडेंट्स टोटल जा रहे थे। और पर पर्सन कॉस्ट कितना था आप निकाल सकते हैं, कितना होगा बताइए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 25 है ना 25, और पर स्टूडेंट कॉस्ट कितना था निकाल सकते हैं, ये पर स्टूडेंट्स कॉस्ट हो जाएगा आपका 2000/25, डिवाइड करो कितना आएगा 80, 25 80, तो पर स्टूडेंट कॉस्ट कितना हो गया 80। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है चलिए देखते हैं। अ मोटर बोट हुई स्पीड इज 20 km/h इन स्टिल वाटर टेक्स 1 hour more to go 48 km upstream than to return downstream to the same spot. Find the speed of the stream. ये क्वेश्चन ऐसा है कि रिवर के अंदर दो स्पॉट हैं, एक रिवर है सपोज करो, और यहाँ पे दो स्पॉट है, एक स्पॉट है A, दूसरा स्पॉट है B। सपोज करो रिवर का जो फ्लो हो रहा है वो कैसा फ्लो है, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक इस डायरेक्शन में हो रहा है रिवर की फ्लो जो हो रही है, ठीक है। आपका बोट पहले ए से चलता है और ए से चल के कहाँ पहुँचता है बी पे पहुँचता है। ये बोट है आपका, यहाँ से चला ए पॉइंट से और कहाँ पहुँचा बी पे पहुँच गया, यहाँ पे आ गया, इस स्पॉट पे आ गया, और फिर बी से फिर ए पे आ रहा है। तो पहले कंडीशन में जब ये ए से बी की ओर जा रहा है उस टाइम पे अप स्ट्रीम होगा। देखो अप स्ट्रीम कब होता है, जब डायरेक्शन बोट का और स्ट्रीम का अपोजिट हो।
उस केस में दोनों के स्पीड का जो डिफरेंस होता है उसी स्पीड से आपकी बोट ट्रैवल करेगी। बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक है। और अगर बी पर है और बी से रिटर्न हो रहा है, अब ये हमारा बोट कहाँ आ चुका है? बी पे आ चुका है और बी से रिटर्न हो रहा है, तो उस केस में उस बोट के लिए क्या हो जाएगा? डाउन स्ट्रीम होगा। क्या होगा? डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी, बिकॉज उसमें बोट की स्पीड और ये स्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी? दोनों एडअप हो जाएगी। तो बात समझ में आ गई? अप स्ट्रीम में स्पीड माइनस हो जाएगा और डाउन स्ट्रीम में स्पीड प्लस हो जाएगा। ठीक है। किसकी स्पीड? करंट की स्पीड या स्ट्रीम की स्पीड। ठीक है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाले, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना चाहिए वो देखते हैं। तो क्वेश्चन पे सबसे पहले तो यही होता है कि रीड करने के बाद आपको क्या करना होता है? जो भी आपको फाइंड आउट करना है उसको सपोज करना होता है। तो हम क्या करेंगे? सपोज करेंगे। क्या सपोज करेंगे? लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर। सबसे पहला काम तो ये करना है। दूसरा और भी गिवन है। क्या गिवन है? स्पीड ऑफ बोट। ये तो गिवन है हमारे पास, स्पीड ऑफ बोट। ये दोनों लिखने के बाद आपको सबसे पहले अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में स्पीड लिखनी है। ठीक है। हर क्वेश्चन में अप स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी? 20 माइनस एक्स, क्योंकि अपोजिट में है अप स्ट्रीम, ए से बी तक जाने का। ठीक है। और फिर डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी? स्पीड हो जाएगी 20 प्लस एक्स, स्पीड प्लस हो जाएगा। तो जब भी अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाले क्वेश्चंस आएंगे तो ये चार चीज़ें आपको लिखनी होती है पहले, इसके बाद क्वेश्चन पे जाइए। ठीक है। सबसे पहले ये चार चीज़ें लिख ली। इसके बाद क्या करना चाहिए? क्वेश्चन में क्या गिवन है, किसको हम कोरिलेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर गिवन क्या है कि जो दोनों कंडीशंस में टाइम है उसका डिफरेंस 1 है। जो दोनों कंडीशन में टाइम है उसका डिफरेंस क्या है? 1 है। तो अब देखो टाइम कितना लग रहा है। पहले कंडीशन में कितना टाइम लग रहा है? जब स्पीड जब आपका बोट है वो ट्रैवल कर रहा है अप स्ट्रीम में, उस टाइम कितना लग रहा है? टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम में टाइम कितना लग रहा है बेटा? तो अप स्ट्रीम में टाइम निकाल रहे हैं। टाइम का फॉर्मूला सबको पता है। टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है? अगर ये इधर की ओर जा रहा है, डिस्टेंस कितना है? अप स्ट्रीम में डिस्टेंस 48 किलोमीटर है, तो 48 अपॉन स्पीड कितना है अप स्ट्रीम में? तो 20 माइनस एक्स, तो 20 माइनस एक्स। ठीक है। अब टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम में टाइम कम लगेगा क्योंकि स्पीड ज़्यादा है। तो अभी कितना लग रहा है? 48 अपॉन 20 प्लस एक्स। ऐसा क्यों किया? टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो उधर से रिटर्न होगा तो डिस्टेंस तो वही रहेगा, चेंज तो होना नहीं है, तो 48 रह गया। लेकिन स्पीड हमारी कितनी थी? 20 थी और इसकी स्पीड थी x। ये x किलोमीटर पर आवर है और ये 20 है, इसकी 20 है, तो 20 प्लस एक्स। ठीक है। 20 किलोमीटर पर आवर। तो अब हमारा कितना हो गया? स्पीड 20 प्लस एक्स। तो टाइम निकाल लिया हमने। अब हमें क्या करना है? अब हमें ये करना है कि दोनों का जो डिफरेंस है वो 1 है। आपको पता है कि डाउन स्ट्रीम में टाइम कम लगा होगा, अप स्ट्रीम में टाइम ज़्यादा लगा होगा। तो मतलब ये वाला टाइम कम है, ये टाइम ज़्यादा है, मतलब इस ज़्यादा वाले में से इसको माइनस करना है और किसके इक्वल लिखना है? 1 आवर के इक्वल करना है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर, देखते हैं आगे। 48 अपॉन कितना है? 20 माइनस एक्स, ये ज़्यादा टाइम है, माइनस 48 अपॉन 20 प्लस एक्स, ये कम टाइम है। ये हमने लिखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि इसमें टाइम लग रहा है। तो कितना आएगा? 1 आवर का डिफरेंस है अप स्ट्रीम के टाइम में और डाउन स्ट्रीम के टाइम में। ठीक है।
अब हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितना आएगा 20 माइनस एक्स इंटू 20 प्लस एक्स। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 28 प्लस एक्स 48 इंटू 20 प्लस एक्स माइनस 48 इंटू 20 माइनस एक्स। ये कैसे आया, हमने पहले 20 माइनस एक्स डिवाइड किया तो ये आया था, यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया, फिर 20 प्लस एक्स से डिवाइड किया 20 माइनस एक्स ऐसे मल्टीप्लाई कर लिया, इक्वल टू कितना हो गया 1। और यहाँ से 48 कॉमन ले लेते हैं बाहर, इतना लंबा मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है, तो 20 प्लस एक्स और माइनस 20 प्लस एक्स अपॉन 400 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 20 से 20 तो कैंसिल हो चुका है, तो ये कितना आएगा बेटा यहाँ पे 48 इंटू 2x आएगा, x प्लस एक्स 2x, तो आ गया आपका 96x अपॉन कितना आएगा बेटा यहाँ पे 400 माइनस एक्स स्क्वायर, 400 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, आगे चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसका, तो कितना होता है 96x इक्वल टू 400 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए फिर से लिखेंगे इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 96x और माइनस का 400 इक्वल टू 0। हमने क्या किया बेटा, इन दोनों को इधर लेकर आए, इसका साइन प्लस था तो माइनस हो गया, इसका माइनस था तो प्लस हो गया, ये लिखा है हमने। अब हमें क्या करना है, अब हमें फैक्टराइज करना है और x की वैल्यू निकालनी है। फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो अगर हम 400 को फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास जो फैक्टर आएंगे उनमें से हमने क्या किया है, उसमें से सेलेक्ट किया फैक्टर्स को, तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पे आता है आपका 100x और माइनस 4x, तो 100 इंटू 4 करने पे आपको 400 मिलेगा। आपको याद है ना कि इसके कोफिशिएंट्स इसका मल्टीप्लाई करते थे 400, और इसको फैक्टर करने के बाद हमें वो फैक्टर ढूंढना है जिसके प्लस माइनस करने पे तो 96 आए, मगर मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 400 आना चाहिए। तो हमने वो फैक्टर ढूंढ लिया यहाँ पे, और यहाँ कितना होगा माइनस का 400 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ से x कॉमन लिया, x प्लस 100 आ गया, और यहाँ से माइनस का 4 कॉमन लिया, x प्लस 100 आ गया। ठीक है, इक्वल टू 0। तो फिर कितना आएगा x माइनस 4, हमने क्या कॉमन लिया यहाँ पर x प्लस 100 कॉमन लिया, और यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास x माइनस 4 बचेगा, इक्वल टू कितना हो गया 0। ठीक है, अब आप जब दोनों को सिंप्लीफाई करोगे यहाँ पर, तो या तो ये 0 या तो ये 0 करेंगे। जब इसको 0 करेंगे तो 100 माइनस का 100 मिलेगा, और इसको 0 करेंगे तो क्या मिलेगा, प्लस का 4 मिलेगा। तो प्लस 4 और माइनस 100 दो आपको x की वैल्यू मिली। बट आपको पता है कि स्पीड नेवर भी नेगेटिव, स्पीड नेवर नेगेटिव, देयरफॉर माइनस 100 इज नेग्लेक्टेड, इसको नेग्लेक्ट कर दिया। तो हमारा स्पीड कितना हो गया, स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना हो जाएगा बेटा, स्ट्रीम इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आई कि नहीं आई? आई थिंक आपको बात समझ में आ गई, कैसे करना होता है ये आपको आई थिंक क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि एक फ्लाइट है जिसको ट्रैवल करना है 2800 किलोमीटर, एंड एयरक्राफ्ट वाज स्लोड डाउन ड्यू टू द बैड वेदर। उसको स्लो डाउन करना पड़ता है बैड वेदर की वजह से। ठीक है, इट्स एवरेज स्पीड इज रिड्यूस्ड बाई 100 किलोमीटर पर आवर। और जब वेदर बैड होगा तो क्या होगा, स्पीड को कम करना पड़ेगा। तो उसकी जो स्पीड है वो 100 किलोमीटर पर आवर के से कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। एंड द टाइम इंक्रीज्ड बाई 30 मिनट्स, जिससे क्या होगा, टाइम बढ़ेगा, क्योंकि उसने क्या करी, अपनी स्पीड को कम कर दिया, तो टाइम का इंक्रीज होना स्वाभाविक है। तो टाइम इंक्रीज हो गया 30 मिनट से। फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट। फ्लाइट की ओरिजिनल ड्यूरेशन क्या है, यहाँ पे जो पूछा जा रहा है कि टोटल टाइम कितना लगेगा फ्लाइट को इतने डिस्टेंस तक ट्रेवल करने में।
अब ये क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया है, इसलिए आपको थोड़ी तकलीफ हो रही होगी, बिकॉज ऐसे जनरली क्वेश्चन होता तो इस पूछता कि फाइंड द स्पीड ऑफ एरोप्लेन, फाइंड द स्पीड ऑफ दिस फ्लाइट, स्पीड कितनी थी, ओरिजिनल स्पीड बताइए, ऐसा पूछता था। लेकिन अभी क्या पूछ रहा है, ओरिजिनल टाइम ड्यूरेशन, ओरिजिनल टोटल टाइम कितना है। तो करना वही है, पहले हमें स्पीड ही निकालनी पड़ेगी, फिर हम टाइम पे जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में भले ही हमें ये निकालना है ड्यूरेशन, बट हम सपोज क्या करेंगे, स्पीड। बात समझ में आ रही है, क्या सपोज करेंगे हम लोग, स्पीड। तो हम सपोज करने जा रहे हैं स्पीड, सॉल्यूशन स्पीड ऑफ, लेट किया हमने, लेट स्पीड ऑफ फ्लाइट इनिशियली कितनी है, 2800 x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर हमने सपोज कर लिया, ठीक है। और आफ्टर स्लो डाउन की स्पीड कितनी हुई, स्पीड व्हेन इट स्लोड डाउन, स्लो डाउन, तो x माइनस 100 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड हो गई। डिस्टेंस तो फिक्स था, ठीक है, 2800 किलोमीटर जाना था, वॉज स्लो डाउन बाई ड्यू टू अ बैड वेदर, इट्स एवरेज स्पीड इज रिड्यूस्ड बाई 100 किलोमीटर एंड द टाइम इंक्रीज बाई 30 मिनट्स, है ना। पहले जो टाइम लगता था और अब जो टाइम लगेगा, दोनों में डिफरेंस कितने का हो गया, 30 मिनट्स का डिफरेंस हो गया। तो अब चलिए हम देखते हैं यहाँ पे कि हमें निकालना क्या है। हमें ये निकालना है कि पहले कंडीशन में टाइम कितना लगा था और दूसरे कंडीशन में टाइम कितना लगा, दोनों का डिफरेंस किसके इक्वल करना है, किसके इक्वल करना है, 30 मिनट के इक्वल करना है, और कुछ नहीं। जैसे पिछले क्वेश्चंस में हमने किया, ठीक है, जैसे ट्रेन वाला क्वेश्चन था, सेम उसी तरह से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग, टाइम टेकन बाय, या डायरेक्ट लिख दें जैसे पीछे हमने किया था, उसी पर बेस्ट आप समझ सकते हो कि टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, 2800 किलोमीटर, और आपका स्पीड कितना है, अभी जो स्पीड हमारी है x माइनस 100 है, तो x माइनस 100, क्योंकि ये वाली स्पीड पहले इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसमें जो टाइम लगा वही ज़्यादा लगा है, क्योंकि हमने स्पीड को कम किया है, यहाँ टाइम ज़्यादा लगा होगा, ठीक है। माइनस जो प्रीवियस टाइम था वो कितना था, तो डिस्टेंस तो यही था और स्पीड पहले कितनी थी, x, तो तब हमारा टाइम कम लग रहा था, क्योंकि ये देख रहे हो ना, ये स्पीड ज़्यादा है। तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 30 मिनट का है, मिनट को आर में बदलेंगे तो 30/60। आई थिंक बात समझ में आ गई। जैसे ट्रेन वाले केस में था ना कि यहाँ पर 54 था और यहाँ नीचे 1 जो टाइम था आपका, ठीक है ना, और स्पीड था, और यहाँ पे 63 था, फिर वहाँ दूसरी स्पीड थी जब x + 6 किया था आपने वहाँ पे, है कि नहीं। तो दोनों केस में एग्जैक्टली सब कुछ सेम है, बस लिखने का तरीका अलग है, और ट्रेन की जगह फ्लाइट लिखा हुआ है, और कोई चेंज नहीं है। तो पहले केस में ये टाइम, दूसरे केस में ये टाइम लगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो 2800 हमने कॉमन ले लिया, जब कॉमन लेंगे और एलसीएम लेंगे नीचे, तो x × x माइनस 100 आएगा बेटा, ठीक है। अब यहाँ पर x माइनस 100 से डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, तो x माइनस, और अब यहाँ पे x से डिवाइड करेंगे तो x माइनस 100 बचेगा, माइनस x माइनस 100, ठीक है बेटा, इक्वल टू ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर x कैंसिल होगा कि नहीं होगा, मैं यहाँ पर स्टेप्स लिख देता हूँ आगे। देखो यहाँ आएगा आगे 2800 मल्टीप्लाइड बाई ये x, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, प्लस का 100 × 100 बचेगा, और नीचे कितना आएगा, x का मल्टीप्लाई कर दे तो x² माइनस 100x, x² माइनस 100x, ठीक है बेटा, और इक्वल टू 1/2 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 2 कितना होगा, 5600 × 100, तो हमारा आगे क्या आने वाला है, 5600 × 100 इक्वल टू कितना आया था, देखो पीछे, x² माइनस 100x, x² माइनस 100x। अब इसको हमें सॉल्व करना है। देखो इधर लेकर के आएंगे तो x² माइनस 100x, और फिर ये कितना आएगा, माइनस का
56 और उस पर 4 टाइम्स 0, ठीक है, इक्वल टू 0। अब आपको इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। अगर x की वैल्यू निकाल दे तो हमें स्पीड मिल जाएगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो चलिए x की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं हम लोग। कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसके लिए क्या करना था आपको? बिल्ट स्प्लिटिंग। अब इसको आप ब्रेक कीजिए कि माइनस करने पर हमें कितना मिलना चाहिए, प्लस माइनस करने पे 100 और मल्टीप्लाई करने पे ये आना चाहिए। तो मुझे लगता है कि 800 और क्योंकि 8 7 या 56 होता है, तो 800 और 700 आई थिंक वो दो नंबर होंगे जिनका डिफरेंस ये आएगा और जिनको मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा। तो चलिए चलते हैं आगे, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो आपका आएगा x स्क्वायर माइनस ये कितना होगा बेटा, यहाँ पे आएगा माइनस का 800x और प्लस का 700x, ठीक है, और यहाँ पे माइनस 56 पे 4 टाइम 0 इक्वल टू 0। अब इनका देखो डिफरेंस लेने पर कितना आएगा, ये आएगा, और मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, x को कॉमन लेते हैं, तो x माइनस 800 और प्लस 7 को कॉमन, अब यहाँ पे 700 कॉमन लेते हैं तो कितना आएगा, x माइनस 800 इक्वल टू 0। तो यहाँ फिर से x माइनस 800 कॉमन है, x माइनस 800 हमने कॉमन लिया, तो आएगा आपके पास में x प्लस 700। अब इसको क्या करना है, 0 को इक्वल करना है। जब इसको 0 को इक्वल करेंगे तो 800 आएगा, और इसको करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 700 आएगा। तो x इक्वल टू 800 और माइनस का 700, दो वैल्यू मिल गई। बट वी नो दैट कि स्पीड नेवर बी निगेटिव, तो x इक्वल टू माइनस 700 क्या हो गया, ये हमारा रिजेक्ट हो गया, रिजेक्टेड वैल्यू। क्यों? क्योंकि स्पीड निगेटिव नहीं होती। तो हमारा x इक्वल टू कितना आ गया, 800। इट मीन्स स्पीड ऑफ फ्लाइट क्या मिल गई हमारी, इनिशियल स्पीड क्या मिल गई, फ्लाइट की स्पीड वो मिल गई हमारी 800 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हमारा काम यहीं ख़त्म अभी नहीं हुआ है। हमें क्या निकालना है कि टोटल कितना टाइम उसको लगता था। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओरिजिनल टाइम निकालना था, तो ओरिजिनल टाइम के लिए ओरिजिनल स्पीड चाहिए, ओरिजिनल डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस कितना था आप देखो, डिस्टेंस था आपका 2800 किलोमीटर, ठीक है, 2800 किलोमीटर चलते हैं, 2800 किलोमीटर, और स्पीड कितनी है 800 किलोमीटर सॉरी मीटर पर सेकंड नहीं है, ये किलोमीटर पर आ रही है, ये किलोमीटर पर आवर है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये इससे कैंसिल हो गया, और 4 से 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, तो आ गया 3.5 आर। बात समझ में आई कि नहीं आई, बताओ। तो क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है, जैसा ट्रेन वाला था वैसा ये है, अलग कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसमें ट्रेन की जर्नी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, यहाँ पर सेम जर्नी है, अलग अलग कंडीशंस दे दिए हैं कि स्पीड कब कम हो रहा है, कब ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, अ गर्ल इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सिस्टर, 4 years hence प्रोडक्ट ऑफ देयर एज विल बी 160। एक गर्ल है जिसकी एज अपने सिस्टर की एज की ट्वाइस है, ठीक है, और 4 साल के बाद उनकी एज का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। तो उनकी प्रेजेंट एज क्या है बताना है। तो सबसे पहले जो पूछा जाता है उसको हमें क्या करना होता है, सपोज करना होता है। सपोज करते हैं, लेट the age of presented, let the present age of her sister be x। उसकी सिस्टर की एज को x मान लिया, तो गर्ल की एज क्या हो जाएगी, एज ऑफ गर्ल क्या हो जाएगी, देन प्रेजेंट एज ऑफ गर्ल कितनी होगी, ट्वाइस होगी ना। गर्ल इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सिस्टर, तो 2x हो जाएगी उस गर्ल की एज, ठीक है। अब बोल रहा है कि 4 साल बाद उनके प्रोडक्ट की एज कितनी हो जाएगी, 160, 4 years later।
तो 4 साल बाद दोनों की एज में 4 इंक्रीज हो जाएगा, है कि नहीं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये बहुत ही सिंपल है, आसानी से समझ सकते हो कि 4 साल बाद एज क्या होगी, उसकी सिस्टर की x+4 हो जाएगी और इसकी एज क्या हो जाएगी 2x+4 हो जाएगी। और दोनों का हमें क्या लेना है, प्रोडक्ट लेना है। प्रोडक्ट मतलब दोनों का मल्टीप्लाई। ये किसके इक्वल है प्रोडक्ट इसका, 160 के इक्वल है। बस मल्टीप्लाई करना है और सिंप्लीफाई करना है। देखो यहाँ इसमें 2 कॉमन है, पहले 2 को बाहर निकाल के इधर डिवाइड कर लेते हैं, थोड़ा हमारा आसान हो जाएगा। तो x+4 है और हमने जब 2 कॉमन लिया इसमें से तो 2 इसमें बाहर आ गया और कितना आ गया, x+2 बन गया इक्वल टू 160। और यहाँ से x+4 इंटू x+2 इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे आपका, 2 से डिवाइड करो, 2 इधर जाकर डिवाइड होगा ना 90। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आएगा देखो, x² प्लस 6x प्लस 8 इक्वल टू 90। आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा, 4 और 2 6 आने वाला है और ये कितना होगा 4 2 8 आएगा। ठीक है, ये हमने मल्टीप्लाई किया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन को थोड़ा और आगे प्रोसीड करते हैं। क्या होगा देखो बेटा, x² 6x प्लस का 6x अपनी जगह पे रहेगा। ठीक है, इस 90 को इधर लेकर आते हैं और प्लस का 8 है तो माइनस का 90 और प्लस का 8 कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा ना, हो जाएगा 82, सॉरी 90 इधर है, इधर आएगा तो माइनस का 90 होगा, माइनस का 90 और प्लस का 8 कितना बनेगा 82 और 8 90। तो यहाँ आ जाएगा आपका माइनस का 82 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको इसको सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत ही आसान है। अब इसको फैक्टराइज करेंगे, 82 कितना आएगा देखो, 82 को फैक्टराइज करेंगे तो कितना आएगा 2 और यहाँ से आ गया 41 और फिर 41 किससे डिवाइड होता है, 41 किससे डिवाइड होगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया हमने, देखो चेक करो, यहाँ पे 2 था, ओ हमने गड़बड़ कर दिया है, यहाँ पर 160 था, ये होगा 60, यहाँ हो जाएगा आपका 80, देखो गड़बड़ हो गया ना 80, और यहाँ पर ये 80 है, यहाँ हो जाएगा 72। कुछ गड़बड़ नहीं हो तो सब काम आसानी से हो जाता है, इक्वल टू 0। अब देखो क्या क्या लेंगे कि 6x आएगा बताइए। तो मुझे लगता है 12 और 6 72 होता है और 12 माइनस 6 भी आता है। तो x² प्लस का 12x लिया और माइनस का 6x लिया और माइनस का 72 इक्वल टू 0। ये मैंने आपको सिखा रखा है कि कैसे करते हैं, बार बार मैं इसमें टाइम दूंगा तो आपका भी टाइम खराब होगा। आप अगर नहीं समझ पाते हो कि कैसे हुआ तो पीछे के जो वीडियोस मैंने डाल रखे हैं उस पर जाकर के इसको चेक करो, देखो कैसे हम लोग मिल्टन स्प्लिटिंग करते हैं, मैंने वहाँ सिखाया है, बहुत अच्छी तरह सिखाया। ठीक है, तो आगे बढ़े हम लोग। तो अब आप यहाँ पे देखो क्या कॉमन है, x, तो x कॉमन लिया तो x+12 और -6 कॉमन लिया x+12 इक्वल टू 0। तो आया x -6 और x+12 इक्वल टू 0। तो x की 2 वैल्यू मिलेगी आपको यहाँ से, एक तो प्लस का 6 मिलेगा और क्या मिलेगा, एक माइनस का 12 मिलेगा। तो -12 तो क्या हो जाएगा, रिजेक्टेड, आप लिख देंगे रिजेक्ट होगा, क्योंकि किसी की एज जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। तो x जो वैल्यू 6 आई है वो हमारे लिए वैलिड वैल्यू। तो x किसका बना था, प्रेजेंट एज ऑफ सिस्टर था। तो गर्ल की एज क्या है 2x, तो प्रेजेंट एज ऑफ गर्ल निकालनी है आपको। प्रेजेंट एज ऑफ गर्ल कितनी हो जाएगी बेटा, 6, 2 इंटू एक्स, तो 2 इंटू 6 इक्वल टू 12 ईयर्स की एज है। कोई डाउट, यहाँ लिख दूं, प्रेजेंट एज कितनी हो गई ऑफ गर्ल, 2 इंटू एक्स, 2 इंटू 6 इक्वल टू 12 ईयर्स। अच्छा, इसमें दोनों की फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस थी, मतलब दोनों का निकालना था। तो पहले वाले का 6 होगा, यानी सिस्टर का 6 हो गया। एज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ सिस्टर कितनी हो गई, प्रेजेंट एज ऑफ सिस्टर कितना हो गया 6, और प्रेजेंट ऑफ एज ऑफ गर्ल कितनी हो गई 12 ईयर हो गई। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। चलते हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए, ये क्वेश्चन अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए सारे डिफरेंट वैरायटीज़ के हुए हैं। ठीक है, ये भी अलग है जो कि आपको ज्योमेट्री से रिलेटेड है,
सॉरी मेंसुरेशन से रिलेटेड है। यहाँ पर हम एरिया वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ डायमेंशन 50 मीटर इंटू 40 मीटर, एक रेक्टेंगुलर पार्क है। पहले ऐसे जब भी क्वेश्चंस आते हैं ना तो हमें डायग्राम भी साथ साथ में पढ़ के बना लेना चाहिए, इससे थोड़े क्लियरिटी मिल जाती है और हमें समझ में आ जाता है कि करना क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाते हैं। ये रेक्टेंगुलर पार्क है, इसका डायमेंशन दिया हुआ, डायमेंशन क्या दिया है बेटा 50/40। ठीक है, हमने बना लिया। ठीक है, और रेक्टेंगुलर पॉन्ड इज constructed so that the area of grass strip of uniform width surrounding the ponds would be this। अब बोला कि इसके बीच में हमने एक पॉन्ड बनाया है और पॉन्ड इस तरह से बनाया है कि इसके बीच में जो बच रहा है ये आपका एरिया, इसमें ग्रास लगाए गए हैं। तो ग्रास की जो स्ट्रिप की विड्थ है वो यूनिफॉर्म है, मतलब अगर ये विड्थ हमने x ली है तो हर जगह ये विड्थ कितनी है x है। इसका कहने का मतलब ये। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, हाँ साथ में इसका एरिया भी दे दिया है कि इसका जो हमारा ग्रास की जो स्ट्रिप बन रही है ना, उसके अराउंड में उसका एरिया दिया हुआ है 184 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया दिया हुआ है। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पॉन्ड, आपको लेंथ और ब्रेथ इस पॉन्ड की निकालनी है। इस पॉन्ड की लेंथ ब्रेथ क्या है, तो अब आप डायरेक्टली यहाँ पर पॉन्ड की लेंथ और ब्रेथ नहीं माननी है, आपको इस वाले जो स्ट्रिप है ना इसकी विड्थ सपोज करनी है। इसकी विड्थ को हमने x लिया है, ये x है, ये x है। तो अगर ये विड्थ की आपने स्ट्रिप की विड्थ ले ली, सपोज कर ली, तो यहीं से आप इसकी लेंथ और इसकी ब्रेथ निकाल सकते हैं। तो यहाँ से देखिए एक बार कि यहाँ पर हम करें क्या। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन में हम किस चीज़ को इक्वेट करें और क्या सपोज करें। तो हमने सपोज करना है इसकी स्ट्रिप की विड्थ को सपोज करना है पहले। तो चलिए सॉल्यूशन में चलते हैं। हमें सपोज करना है लेट विड्थ ऑफ स्ट्रिप इज x मीटर, ये हमने मान लिया। तो और हमें इसी का एरिया दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है एरिया, इस वाले स्ट्रिप का एरिया दिया हुआ है पॉन्ड का। सराउंडिंग द पॉन्ड वुड बी दिस, स्ट्रिप ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ सराउंडिंग द पॉन्ड वुड बी दिस, ये दिया हुआ है। तो हमें इन दोनों के हेल्प से स्ट्रिप का एरिया निकालना है और उसको इसके इक्वल करना है, क्योंकि हमारे पास जो गिवन होता है उसी के बराबर हम अपने एक्सप्रेशन को लेकर के आते हैं, बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले स्ट्रिप का एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ स्ट्रिप सराउंड, एरिया ऑफ स्ट्रिप सराउंडिंग द पॉन्ड। तो उस एरिया, वो एरिया किसके इक्वल होगा, तो इस पूरे रेक्टेंगुलर जो पार्क है और उस पार्क में से जो ये पॉन्ड है उसका एरिया माइनस करने पे मिलेगा। मीन्स एरिया ऑफ पार्क माइनस एरिया ऑफ पॉन्ड, यही करना होगा ना बेटा आपको। तो पार्क में से पॉन्ड का एरिया निकालते हैं। चलिए, एरिया ऑफ पार्क माइनस एरिया ऑफ पॉन्ड। पार्क का एरिया तो हमें मालूम है कितना, लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी पार्क की लेंथ मालूम है 50, ब्रेथ मालूम है 40, हमने लिख दिया। अब एरिया ऑफ पॉन्ड कैसे निकालें, तो पॉन्ड की लेंथ कितनी है, पहले पॉन्ड की लेंथ निकालेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं साइड में लेंथ ऑफ पॉन्ड, यही हमें निकालनी भी है, लेकिन हम उसको x के टर्म में निकालेंगे। देखिए ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक पूरी डिस्टेंस कितनी है 50, क्योंकि ये 50 है। इधर से ये वाला इधर का विड्थ x माइनस हो गया, इधर से x माइनस हो गया, यानी 2x माइनस हो गया। तो ये कितनी हो गई 50 माइनस 2x, ये कितना हो गया यहाँ पे हमारा 50 माइनस 2x, ये हो गया हमारा 50 माइनस 2x। और अगर हम विड्थ की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, इधर से भी x माइनस, इधर से भी x माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला पोर्शन 40 माइनस 2x। तो हमें लेंथ ऑफ पॉन्ड मिल गया, कितना मिल गया 50 माइनस 2x,
लेंथ ऑफ पॉन्ड मिल गया 50 माइनस 2x, 50 माइनस 2x, और ब्रेथ कितना मिल गया, ब्रेथ ऑफ पॉन्ड कितना मिल गया बेटा, 40 माइनस 2x, 40 माइनस 2x। ठीक है, अब हम यहां पे पुट करेंगे 50 माइनस 2x और 40 माइनस 2x। तो ये हमें किसका एरिया मिला, एरिया ऑफ स्ट्रिप मिला। ये एरिया ऑफ स्ट्रिप था ना, एरिया ऑफ स्ट्रिप था, ये क्या था, एरिया ऑफ स्ट्रिप। एरिया ऑफ स्ट्रिप मीन्स जो ग्रास लगी हुई है अराउंड द होल पॉन्ड, जो ग्रास है उसका एरिया है। तो हमें इसका एरिया मालूम है, कितना दिया हुआ है 1184, हम लिख दिया 1184 इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई करें कितना आएगा देखो, 5 4 20, 20 फिर 2000 आ गया माइनस। अब हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, माइनस का साइन लगा अंदर ही मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आता है देखते हैं, 50 इंटू 40 कितना आएगा 2000, 50 इंटू 2x माइनस का 100x, अब 2x से माइनस 40 से माइनस का 80x, ठीक है, और फिर का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 4x स्क्वायर, प्लस का 4x स्क्वायर। आई थिंक यहाँ कुछ भी मैंने एक्स्ट्रा नहीं किया है, सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखा है बेटा, और कुछ नहीं किया मैंने। मल्टीप्लाई करना आएगा, इससे उठाकर दोनों में कर लेंगे, फिर इसको उठाएंगे दोनों में कर लेंगे, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं, तो चलेंगे नेक्स्ट पेज पर। इस वाले पार्ट को हम लोग कॉपी कर लेते हैं। 1184 है इक्वल टू, ध्यान देना बेटा, कितना था 2000 माइनस 2000 आएगा ना, हाँ 2000 माइनस का आएगा 2000, ठीक है, फिर क्या है 100 और 80 प्लस हो जाएंगे, देखना बताना कितना हो जाएगा, 180x हो जाएगा, माइनस 100 माइनस 80x, वन माइनस 180, और ये तो प्लस का 180 बन जाएगा, प्लस का 180, प्लस का 180x, और क्या होगा बेटा, चलेंगे यहाँ पे, प्लस का 4x स्क्वायर था तो ये माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, माइनस का 4x स्क्वायर, या माइनस है ना, मल्टीप्लाई होगा माइनस का 4x स्क्वायर, माइनस का 4x स्क्वायर, माइनस का 4x स्क्वायर। ठीक है, ये तो इससे कैंसिल हो गया जी, इन सबको इधर लेकर आ जाइए, कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, प्लस का हो गया माइनस का 180x, और फिर 1184 इक्वल टू 0। अब आपको इन दोनों, इसको फैक्टराइज करना होगा और लाना होगा इन दोनों को। पहले आप कैसा करते हैं ना, देखो इस पर कुछ फैक्टर दिख रहा है, शायद 2 या 4 से डिवाइड हो सकता है, हाँ 4 से डिवाइड हो सकता है, और ये भी 4 से डिवाइड हो सकता है, 4 से थोड़ा डिवाइड करते हैं, थोड़ा छोटा हो जाएगा पहले, फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 से करेंगे तो आएगा 45x, और इसको करेंगे कितना आएगा बताओ, 4 से डिवाइड करो इसको, तो 4 2 जा 8, 3 आया 38, 4 9 जा 36, 2 आया, 4 6 जा 24, 296 इक्वल टू 0। अब आपके पास ये मिल गया 296। अब 296 को फैक्टराइज करेंगे और ब्रेक करके 45 लाएंगे। चलिए फैक्टराइज करते हैं 296 को। देखो 296 2 से डिविजिबल है, साफ साफ दिख रहा है, 2 1 जा 2, और ये कितना आएगा 48, और 2 से 2 7 जा, और 2 4 जा, और 2 से कितना होगा 37, और 2 से अब तो कुछ नहीं हो सकता, तो साफ साफ दिख रहा है कि 8 और 37 कितना होता है 45 हो जाता है, 37 और 8 45 होता है। बिल्कुल इजीली ब्रेक हो गया ये, एक्स स्क्वायर माइनस 37x और माइनस 8x, इन दोनों को प्लस करने पे आएगा, मल्टीप्लाई करने पे आता है 296 इक्वल टू 0। अब चलिए इसमें कॉमन क्या है, देखो x कॉमन लिया, x माइनस 37, अब पता है कि ये 8 से डिवाइड करेंगे तो ये भी यही आएगा, x माइनस 37 इक्वल टू 0। कोई डाउट है तो बताओ, कोई डाउट नहीं है, तो आपकी वैल्यू मिल गई x इक्वल टू x माइनस 37 कॉमन आ गया, तो आ गया x माइनस 8 और x माइनस 37। अब आप क्या निकाल रहे थे यहाँ पे, आपको क्या x माइनस 8 आया और एक आया x माइनस 37 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यू मिलेगी आपको, दो वैल्यू कौन कौन से मिलेगी, x इक्वल टू मिलेगा एक तो 37 और दूसरा मिलेगा 8। अब देखेंगे कि x की कौन सी वैल्यू हमारे लिए वैलिड है। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, तो x इक्वल टू
38 तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि ये स्ट्रिप पॉन्ड जो है, अगर 38 लेंगे, अगर इसकी स्ट्रिप की ये विड्थ को 38 लेंगे तो 38 टू या कितना होता है 76, तो ये इससे भी ज़्यादा हो गया, तो इससे ज़्यादा तो विड्थ हो नहीं सकती। अब आपका पार्क 50 का ही लेंथ का है और 66 की विड्थ का कैसे ले सकते हैं, नहीं ले सकते, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हमें कितनी लेनी पड़ेगी विड्थ, हमें क्या लेना पड़ेगा, देखो हमें लेना पड़ेगा यहाँ पर x इक्वल टू 8, x इक्वल टू 37 इज़ नॉट पॉसिबल। ये अगर इसका डबल करते हैं तो वो उसी से बड़ा हो जाता है, जो हमारी वैल्यूज़ हैं उससे बड़ा हो जाता है, तो नॉट पॉसिबल। क्या पॉसिबल है फिर यहाँ पे, x इक्वल टू 8 मीटर था ना, 8 मीटर। सो हमारा ये हमें क्या मिला, विड्थ मिला। किसका विड्थ मिला हमें, स्ट्रिप की विड्थ, यानी x की वैल्यू मिली। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें निकालना इस पॉन्ड का लेंथ और ब्रेथ। तो पॉन्ड का लेंथ कितना था 50 - 2x और 40 - 2x, तो लेंथ 50 - 2x, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, लेंथ कितना था पॉन्ड का हमारा 50 - 2x था, तो कितना हो जाएगा 50 - 2 × 8 यानी 16, कितना होगा बेटा 15 - 2 × 50 - 16 कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा आपका 10 - 50 - 16 है ना, 16, तो ये हो जाएगा 34। ठीक है, अगर मैं ब्रेथ की बात करूं, ब्रेथ कितना हो जाएगा 40 - 2 × 8 यानी 40 - 16, 40 - 16 तो यह आ जाएगा 24। तो लेंथ ब्रेथ कितना मिल गया आपका, लेंथ मिल गया 34 और ब्रेथ मिल गया 24, ये आपके लेंथ और ब्रेथ हो गए। बताइए, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है, बस आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, इक्वेशन फॉर्म करना है और आपको प्रोसीड करना है। तो इस वीडियो में हमने जितने भी क्वेश्चन लिए सारे डिफरेंट वैरायटीज़ के थे और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को कवर कर रहे थे और सारे के सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड में आए हुए थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको अच्छी तरह से फॉलो करना, इनको अच्छी तरह से देखना और समझ करके इनको नोट करना या फिर खुद से करना। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।